नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। आज के जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन का, जो कि पेपर 1 के हैं, जिसके अंतर्गत पार्ट आता है ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंट स्टडी के हैं। आप लोगों का जो सीजीटेट का एग्ज़ाम है वहाँ 23 तारीख को है, यानी कि आने वाला जो संडे है उसमें है। ठीक है, तो लगभग सभी का एडमिट कार्ड आ गया होगा। आप लोग जरूर डाउनलोड करना, कहाँ पर सेंटर है उसे ज़रूर देखना और अपनी जो तैयारी है उसे करके रखना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो है बहुत जल्द हो सकता है ये एग्ज़ाम होने के बाद आपको जो टीचर भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिले, लेकिन थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूज़न है क्योंकि जिस दिन जो मुख्यमंत्री है उन्होंने पोस्ट किया था लगभग 33,000 पोस्ट के लिए टीचर भर्ती, उसके कुछ घंटों बाद उन्होंने पोस्ट को डिलीट कर दिया। इसका मतलब हो सकता है कि इनका इरादा कुछ अलग है या बाद में खोलने के भी इरादा है, लेकिन फिलहाल जो है अपनी तैयारी अपने हिसाब से करना है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा देना। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहला प्रश्न क्या है कि किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। दोस्तों, ये ऐसा प्रश्न है जो कि आपको अपने जो पर्यावरण पार्ट है उसमें देखने को मिलेगा। क्या आप लगे हैं कि हेली राष्ट्रीय उद्यान जो कि पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, आपको ये बताना है। तो इसका जो आंसर क्या जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये जो है अभी नाम है और इससे पूर्व जो है हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि हम इसके बारे में और देख लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हो सकता है प्रश्न वहाँ से पूछ दे। तो यहाँ पर देखना 1935 में इसकी स्थापना की गई थी, किसकी, हेली राष्ट्रीय उद्यान की। और 1947 में इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान था। फिर 1957 में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर नगर के पास है, यानी कि रामनगर नाम के एक नगर है, वहीं पर इनकी यानी कि यह स्थान है। दूसरा प्रश्न है, क्वासकोर नामक रोग खालिस्तान की कमी से होता है। देखना, मैंने आपको पूर्व में जो पढ़ाया था ना वीडियो, उसमें आप देखना बीमारियों से संबंधित प्रश्न को बताया था, जिसमें एक आता है क्वासकोर नामक रोग। ये जो है किसकी कमी से होता है, तो आंसर आ जाएगा यहाँ प्रोटीन की कमी से होता है। किसका, प्रोटीन की कमी से यहाँ होता है। जैसे कि होता क्या है कि जब रोग ज़्यादातर छोटे बच्चों में देखने को मिलता है, जैसे कि छोटा सा बच्चा है जो दूध पीता है उसमें देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है कि जो स्तनपान करते हैं उस समय दूध में ज़्यादा प्रोटीन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से यहाँ रोग होता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, रिक्टर पैमाने से खालिस्तान की तीव्रता नापी जाती है। जैसे कि बहुत सारा अलग अलग है पैमाना किसी भी चीज़ को नापने के लिए, तो इसमें से एक आता है रिक्टर पैमाना। तो रिक्टर जो पैमाना है वहाँ किस पे, मतलब किसके लिए वहाँ नापी जाती है। सही जवाब आ जाएगा भूकंप, है ना। भूकंप की जो तीव्रता है, जैसे कि एक होता है ना, कभी कभी हम टीवी के माध्यम से देखते हैं, इस तरीके से ऊपर नीचे होता रहता है, तो ये सभी क्या है, रिक्टर पैमाने के अंतर्गत देखने को मिलता है। और इस पैमाने में 0 से लेकर यहाँ पर 9 अंकों तक से रहता है। इसमें अंकित नंबर पहले अपने नंबर वाले से 10 गुना ज़्यादा परिणाम देते हैं, यानी कि 0 से 1 के बीच में 10 गुना ज़्यादा परिणाम है, 1 से 2 के बीच में 10 गुना ज़्यादा परिणाम होता है। और ज़्यादातर जैसे कि भूकंप आता है तो 6, 7 है या 4, 5 तक ही रहता है। अगर वह 10 तक चला गया तो फिर बहुत ज़्यादा तबाही हो सकता है। चौथा प्रश्न है, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, हम लोग कभी कभी देखते हैं चावल को क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। और ख़ासकर से जैसे कि दालों में देखना, एक होता है पॉलिश किया हुआ दाल होता है और एक होता है बगैर पॉलिश किया दाल होता है। तो इसमें जो पॉलिश करते हैं तो उससे कुछ न कुछ तो नुकसान होगा। तो इसमें कौन सा विटामिन जो कि नष्ट हो जाता है, सही जवाब आ जाएगा थायमिन रहेगा। ठीक है, थायमिन आंसर सही रहेगा। अब प्रश्न उठता है कि थायमिन कौन से विटामिन को कहा जाता है, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन और इससे बेरी रोग होता है। अगला है, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। दोस्तों, वीडियो को अगर आपको लगता है कि वीडियो रफ्तार है तो वीडियो को पॉज कर लेना, स्वयं से लगाकर आंसर देखने का प्रयास करना। ये ना आपके प्रैक्टिस सेट के हिसाब से भी बढ़िया हो रहेगा कि आप कितना सही कर रहे हो।
आपने कितनी तैयारी की है, इस सभी के बारे में यहाँ पर जानकारी मिल जाएगा। अब जैसे कि पांचवा प्रश्न है कि लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। बताना है आपको क्या हो सकते हैं, जड़ है, तना है, फूल है या फल है। सही जवाब आ जाएगा इनका फूल रहेगा। जैसे कि एक फूल होता है यानी कि पेड़ होता है, ठीक है, बहुत सारे पेड़ हैं, तो यहाँ पर लगता है कली लगता है, तो कली लगता है तो पहले क्या होता है, वही तो फूल है ना, बाद में फूलता है। तो यही से आपको लौंग की प्राप्ति होती है। और लौंग की जो प्राप्ति होती है ये सूखने के बाद होते हैं। और इसी में देखना जैसे कि फूल रहते हैं ना, तो छोटे छोटे पराग जैसे निकलता है, और ये यही जो है केसर की प्राप्ति होती है। इसीलिए केसर और लौंग जो है बहुत ही महंगा मिलता है। अगला है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें क्योंकि। तो पहले जो है अभी भी देखने को मिलते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ पर, कि गाय के गोबर से अपने घरों के आंगन को या उनके दीवार को या उसके फर्श को लीपते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि इससे होता क्या है कि जो कीड़े मकोड़ों को दूर रखने के लिए, एक तो होता है पवित्रता का है, दूसरी बात है छोटा मोटा अगर चांटी वगैरह है और कीड़ा वगैरह है वो सभी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इसलिए इसका जो आंसर किया जाएगा वहाँ बी नंबर सही रहेगा। सातवां नंबर का प्रश्न है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए कचरे के लिए 3 प्रकार के आर है। तो जैसे कि देखो ये जो है बहुत ही अच्छा चीज बोला गया है कि अगर हमारे पर्यावरण को बचाना है तो इसके लिए सरकार ने 3 आर यानी कि आर 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 ये चीज को दिया है। ये 3 आर मतलब होता क्या है, तो सबसे बड़ी चीज है हिंदी में कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज होता है। यानी कि कम, अगर हम किसी चीज़ का दोहन ज़्यादा करेंगे तो वहाँ जल्दी नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनका दोहन कम करना है, ठीक है। रिसाइकल यानी कि पुनः चक्रण, अगर किसी चीज़ का उपयोग करते हैं और उससे कोई प्लास्टिक वगैरह निकलता है या कोई भी जो वेस्ट निकलता है उस चीज़ का रिसाइकल करना है, पुनः निर्माण करना है। और एक होता है रीयूज, तो इनका भी पुनः उपयोग करना रहता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फिर 3 बार जो आर रहता है वहाँ इसी से संबंधित है, सी आंसर सही रहेगा। यहाँ पर अतिरिक्त यह है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एक नीतिगत बयान की घोषणा की जो कि 1992 में किया था। अगला है, ऊर्जा का अप्रदूषिकी स्रोत है, यानी कि ऐसा ऊर्जा जहाँ से अप्रदूषित यानी कि प्रदूषण नहीं होता है, कौन सा रहेगा। जैसे कि नाभिकीय ऊर्जा, यहाँ से तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। सौर ऊर्जा, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सौर ऊर्जा में किसी भी प्रकार से थोड़ा सा भी इसमें प्रदूषण होने की संभावना नहीं रहता है, इसलिए इसका जो आंसर किया जाएगा बी नंबर सही रहेगा, ठीक है। 9वां नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है। पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ क्या हो सकता है। अब देखो प्रश्न से ही समझ आ रहा है, उष्मायन यानी कि गर्मी का बढ़ना होता है। तो इसका जो जवाब आ जाएगा, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि है। ग्रीन हाउस गैसों की जब मात्रा बढ़ती है, अधिकता होती है, तो पृथ्वी में तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ता है। जैसे कि अभी हमारे देश में दिल्ली है, दिल्ली का एक शहर है रोहिणी नाम के नगर है, वहाँ पर जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया है गर्मी 53 दशमलव कुछ जो है ज़्यादा रहेगा, लगभग 54% जो है गर्मी को रिकॉर्ड किया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। 10वां नंबर का प्रश्न है, कार्बन डेटिंग विधि प्रस्तुत की जाती है। तो एक चीज देखना, कभी कभी हम लोग जब इतिहास पढ़ते हैं उसमें आता है सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसमें कार्बन डेटिंग यानी कि सी डेटिंग के हिसाब से वहाँ विधि को ज्ञात किया जाता है। ऐसा क्या है, किसके काम आता है यहाँ, कि वस्तु की आयु ज्ञात करने के लिए, चाहे वहाँ पत्थर हो या कोई भी जो पदार्थ मिले रहते हैं उनकी आयु, यानी कि ये कब बना है, कितने सन में हो सकता है बना है, तो ये सभी की गणना की जाती है कार्बन डेटिंग विधि के माध्यम से। 11वां नंबर का प्रश्न है, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संचारित यानी कि क्षरण होना कहलाता है। जैसे कि अम्लीय वर्षा कहाँ पर होता है, जहाँ पर बड़े बड़े कारखाने लगे रहते हैं, जहाँ पर धुआं निकलता है, वहाँ पर अम्लीय वर्षा होने की संभावना है, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि ऐतिहासिक जो इमारत होता है या मूर्ति होती है उसमें क्या होता है, क्षरण होने लगता है। जैसे कि आप देखना ताजमहल है,
तो ताजमहल के जो ऊपर में बड़ा वाला जो गुंबद बना है ना, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा सफेद सफेद रंग के जो धब्बा हुआ है, वहां सभी इसी का परिणाम है अम्लीय वर्षा का। यहाँ पर लिखा है कि अम्ल वर्षा के लिए SO2 तथा NO2 के ऑक्साइड महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला है लंपी नामक रोग किस जीव में देखने को मिलता है। देखो ये जो रोग है ना बहुत ही अच्छा है पर्यावरण के अगर टॉपिक पढ़े उसके हिसाब से, क्योंकि यह जो है 2 से 3 सालों पहले ये देखने को मिला है। तो लंपी नामक जो रोग है वहाँ गायों में देखने को मिला था, जैसे कि अभी हाल ही में हुआ था ना लंबी स्किन डिजीज को गांठदार त्वचा रोग वायरस भी कहा जाता है, और ये राजस्थान गुजरात में ज़्यादातर फैला था, यानी कि फैलता है। आप देख रहे हैं जैसे कि गाय है, अब गाय के जो शरीर में क्या हो जाता है गांठ 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 जो है बहुत सारा हो जाता है, तो ये सभी इसी के अंतर्गत आता है, लंपी रोग गायों में होता है। अगला है मिनी माता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है। तो क्या बोला गया है मिनी माता रोग जो कि प्रदूषण जनित यानी कि प्रदूषण से होने वाला रोग है, और इसका परिणाम क्या है औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ना, यानी कि औद्योगिक रूप से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं पारा निकलते हैं उस चीज़ को पानी में जैसे छोड़ते हैं तो वह पानी के माध्यम से पूरा फैल जाता है, और जब भी हम पानी के संपर्क में आते हैं तो मिनी माता रोग होने के चांसेस बढ़ जाता है। यहाँ पर है शरीर में पारे की अधिकता को बढ़ा देता है। सर्वप्रथम 1952 में जापान में पाया गया था। ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है। तो जैसे कि वन्य जीव है अब उनको संरक्षण करना है, उसमें जो है उसके साथ अगर कोई क्रूरता हो रहा है तो उसे रोकने का कार्य करता है। तो इसके लिए कौन सी संस्था काम करती है IUCN। IUCN आंसर सही रहेगा। इसका परिणाम क्या है अगर हिंदी में देखा जाए तो फिर अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ संगठन है, जिनकी स्थापना 1948 में किया गया है, और इनका जो मुख्यालय है ग्लैंड जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला नंबर का प्रश्न है भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई। क्या बोला गया है पानी पंचायत, यानी कि पानी के लिए क्या होता है पंचायत होता है। तो ये जो है भारत देश की महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां पर पानी पंचायत की प्रारंभ किया गया था। ये जो है 1972 में सर्वप्रथम महाराष्ट्र में इनकी शुरुआत की गई थी। अगला है संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक है। देखो दो चीज है, एक तो है संरक्षण करना होता है, एक होता है विनाश करना है। अगर हम प्राकृतिक चीजों का संरक्षण नहीं करेंगे तो स्वतः ही वहाँ विनाश होना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए हमको जैसे कि क्या होता है हम पेड़ को काट रहे हैं अपने लिए, लेकिन वो पेड़ काटने से अपने को जरूर फायदा हो रहा है लेकिन उसका दुष्परिणाम भी देखने को मिलेगा। इसलिए इसका जो आंसर किया जाएगा ये पुस्तक का जो लेखक है वहाँ सरला बहन ने इन पुस्तक को लिखा है। अगला है प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है, जैसे कि अभी समय आने वाला है ना जून के बाद जुलाई, तो 11 जुलाई को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है बताना है विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 जुलाई को। अब प्रश्न उठता है कभी कभी क्यों मनाया जाता है इस दिन को। तो देखो 11 जुलाई 1987 को विश्व की जो जनसंख्या है वहाँ 5 बिलियन पहुंच गए हैं। 5 बिलियन मतलब क्या होता है 500 करोड़ पहुंच गए हैं। ठीक है, 500 करोड़ जनसंख्या जो है 11 जुलाई 1987 को पहुंच गए हैं। अगर वर्तमान की बात किया जाता है तो लगभग 700 करोड़ से ज़्यादा हो गए हैं। अगला है सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ है। आपको ना ये प्रश्न को स्टार मारकर जरूर लगा देना है, क्योंकि जहां पर भी पर्यावरण संबंधी प्रश्न आएगा तो ये प्रश्न 100% पूछे जाते हैं। क्या बोला गया है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में या कब हुआ था। तो कब हुआ था 1992 में हुआ था। कहां पर हुआ है रियो डी जेनेरो में हुआ था पहली बार पृथ्वी सम्मेलन। 3 से 14 जून 1992 को आयोजित किया गया था। 100 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया था। अगला है भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है। देखो जब भी ऐसा प्रश्न है ना आपको प्रश्न को समझना है फिर ऑप्शन को पढ़ना है। क्या बोला गया है
भूमिगत जल का जो स्तर है अगर प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने का प्रयास करना है तो हम उसके लिए कौन सा उपाय बेस्ट है ऑप्शन के हिसाब से। पहला क्या है, प्रारंभिक फसलों को उगाना जाना चाहिए। दूसरा है धान एवं गन्ने के उगाने का क्षेत्रफल बढ़ाया जाना चाहिए। तीसरा है पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना चाहिए। और चौथा है औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण करके, मतलब कुओं की जो गहराई है उसको बढ़ाकर किया जाना चाहिए। यहाँ पर जो प्रश्न में ऑप्शन दिए गए हैं उस आधार पे है। अगर ऑप्शन नहीं दिया है तो पक्का यहाँ पर क्या रहेगा कि जितना हो सके पेड़ पौधा लगाकर करना चाहिए। अगला है, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। जैसे कि आप पढ़ना, एक होते हैं उपभोक्ता होते हैं, ठीक है, पहले उत्पादक होते हैं, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो क्या होता है यहाँ पर, एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो टिड्डे किसे खाता है, घास को खाता है। अब घास को कौन खाए, टिड्डा, और टिड्डा को कौन खा रहा है, मेढक खा रहा है। इसलिए इसका जो आंसर क्या जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता, क्योंकि टिड्डे जो है प्राथमिक उपभोक्ता है और मेढक जो है द्वितीयक उपभोक्ता है। आंसर जाएगा सी नंबर का। अगला है सुमेलित करना है, जैसे कि एक तरफ रोग है और एक तरफ है घरेलू उपचार है। तो आपको देखना है घरेलू उपचार और रोग में से इसमें सही जुड़ाव कौन सा रहता है। जैसे कि कटे और घाव हैं, जैसे कि कोई जगह चोट लग गया, घाव हो गया, तो एक घरेलू उपाय के तौर पर हम लोग क्या करते हैं, हल्दी के चूर्ण को वहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। अगर किसी को घर में सामान्य से ज्वर हो गया, बुखार हो गया, तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, मेथी की बीजों की चाय पीते हैं, ठीक है, मेथी की बीजों की चाय पीते हैं। फिर आता है आंखों की सूजन, मान लो आपकी आंख में कोई सूजन हो गया, लालिमा हो गया, तो ताजे धनिए के बीजों से इसे सेंकना चाहिए, ठीक है। और अंतिम क्या है कि दांत का दर्द, तो दांत के दर्द के लिए हींग के चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है। तो निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी में सबसे बड़ा है, तो ये रहेगा समुद्र का रहेगा। क्योंकि देखो जैसे कि पृथ्वी है, ठीक है, जिसमें 71% क्या है, पानी है। तो पानी में जो है सबसे बड़ा जो पारिस्थितिक तंत्र है या खाद्य मंडल का जो निर्माण होता है वहाँ इसी में होता है, समुद्र के अंदर में। अगला है, निम्न में से कौन से युग्म सम्मिलित नहीं है। आपको बताना है निम्न में से कौन से युग्म सम्मिलित नहीं है। जैसे कि जेट्रोफा, बायोडीजल, तो ये बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि बायोडीजल जिसे हम रतन जोत भी बोलते हैं, ये इसका इंग्लिश नाम है, ठीक है। दूसरा क्या है, रिंगाल, जो कि इमारती लकड़ी है, ये जो है गलत है, ठीक है। रिंगाल जो कि इमारती लकड़ी नहीं है, बल्कि यहाँ पर मैंने लिखा है रिंगाल बांस के समान एक झाड़ी युक्त पौधा होता है जो घरेलू उपयोग में काम आता है और इससे इमारती लकड़ी नहीं बनता है, ठीक है। इसका मतलब है बांझ, ये जो है एक चारा है, खासकर से जैसे कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। एक होता है चीड़ जो कि लीसा है। तो आंसर क्या जाएगा, फिलहाल जो पूछा गया उसमें बी नंबर सही रहेगा। अगला है, भोपाल गैस त्रासदी खालिस्तान गैस के कारण हुई। तो भोपाल में 1984 में क्या हुआ था, गैस का रिसाव हुआ था। ये कौन सी गैस है, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का जब रिसाव हुआ तो उसमें हजारों व्यक्ति की मौत हो गई थी। अगला है, पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है, तो कौन सा रहेगा, ऊर्जा प्रवाह एवं खनिज चक्र, है ना। ए डी आंसर सही रहेगा, जिसमें ऊर्जा प्रवाह एवं खनिज चक्र आंसर सही रहेगा। अगला है, पाठ्यक्रम संबंधी अतिरिक्त क्रियाओं को विद्यालय में सम्मिलित करने का प्रमुख कारण है। जैसे कि आप देखना पाठ्यक्रम यानी कि जो सिलेबस रहता है उसमें अगर किसी बच्चे को अच्छे से सिखाना है, उसके लिए क्या होता है कि उस जो टॉपिक है उसे पाठ्यक्रम में शामिल करने रहते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, पाठ्यक्रम संबंधी अतिरिक्त क्रियाओं को, यानी कि आपको ऐसे क्रिया जो कि अतिरिक्त रूप से होता है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है। यानी कि अगर आप किसी अतिरिक्त क्रिया को डाल रहे हो तो उस क्रिया से आपके बच्चे को, यानी कि उस बच्चे को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सभी दृष्टिकोण से उसका विकास होना चाहिए। आंसर आ जाएगा बी नंबर का।
अगले है परियोजना विधि के जन्मदाता कहलाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। परियोजना विधि के जन्मदाता कहलाते तो किसे कहा जाता है? सही जवाब आ जाएगा सी नंबर का, यानी कि किलपैट्रिक। किलपैट्रिक को परियोजना विधि का जन्मदाता कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि परियोजना विधि किसे कहते हैं? परियोजना विधि एक शिक्षण रणनीति है जिसमें कौशल और ज्ञान के व्यवहारिक अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रों को वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान की गतिविधियों में शामिल किया जाता है। अगला है चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चे देता है। जैसे कि चमगादड़ पक्षी भी है लेकिन ये जो है अंडे नहीं देता, सीधे तौर पे बच्चे देते हैं, इसलिए यह एक स्तनधारी है। और कभी कभी हम लोग देखते हैं बिजली के तारों में यहाँ लटका हुआ रहता है, यानी कि चिपका हुआ रहते हैं। कई लोग बचपन में देखने को मिलता था, सुनने को मिलता था कि जो अंडे देते हैं, मतलब खास करके जो पक्षी हैं, वहाँ करंट में नहीं चिपकता। तो ऐसी बात नहीं है। जहाँ पर अर्थिंग और फेस दोनों पड़ता है ना, तो फिर पक्षी भी उसमें मर जाता है। अगला है जब हम लौह तत्व भोजन प्राप्त करते हैं तो उस लौह से हमें क्या प्राप्त होता है? लौह तत्व भोजन यानी कि आयरन युक्त भोजन। तो इससे हमें क्या प्राप्त होता है? हीमोग्लोबिन, यानी कि आयरन से हमारे जो हीमोग्लोबिन है इनका निर्माण होता है, यह बना रहता है। 30 नंबर का प्रश्न क्या है? मृत जीवों को मृत जीवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह क्या बोला गया है? मृत जीवी जीव, इसे क्यों कहा जाता है? तो इनका एक बहुत ही अच्छा वजह है, मृत जीवों को यहाँ खाते हैं, जो पहले से मृत हैं उन जीवों को यहाँ खाते हैं, इसीलिए इसे मृत जीवी जीव कहा गया है। सी नंबर सही रहेगा। दोस्तों अंतिम का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर में प्लीज कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। क्या बोला गया है कि वर्तमान में भारत का वन मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत का वन मंत्री कौन है बताना है। जैसे कि ऑप्शन में है श्री भूपेंद्र यादव है, श्री चिराग पासवान है, श्री शिवराज चौहान है या श्री ओपी चौधरी है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।